सुबह की रसोई में बर्तनों की खनक थी, लेकिन उस खनक के बीच जो आवाज सबसे तेज थी वो थी अपमान की। इतना नमक क्यों डाल दिया है? अनुपमा की माँ देविका जी ने थाली को जोर से मेज पर रखते हुए कहा। सामने बैठा राहुल कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप थाली आगे खिसका दी, जैसे नमक ज्यादा नहीं, उसकी जिंदगी ही ज्यादा हो गई हो। वो जानता था कि जवाब देने से हालात सुधरते नहीं, बस आग तेज होती है, और वो आग हर रोज सुलगती थी। राहुल इस घर में दामाद नहीं, जैसे कोई उधार की चीज था जिसका हर इस्तेमाल गिना जाता था। उसकी पत्नी अनुपमा कभी उसके पक्ष में नहीं बोली। उसे लगता था कि शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना जरूरी है, पर राहुल को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि कुछ चुप्पियां शांति नहीं, सहमति होती हैं। जब उसके ससुरालों ने तंज कसा, तुम्हारी नौकरी से घर नहीं चलता, हमारी बेटी संभाल लेती है, तो राहुल के भीतर कुछ हिल गया। वो नौकरी करता था, मेहनत करता था, फिर भी उसकी पहचान शून्य कर दी गई थी। शाम को राहुल ने अनुपमा से पूछा, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? अनुपमा ने आंखें चुराकर कहा, माँ बाप हैं, कह देते हैं तुम दिल पर मत लो। उसी पल राहुल को एहसास हुआ कि दिल पर ना लेने की सलाह वही दे सकता है जिसका दिल सुरक्षित हो। उसके दिल पर तो हर दिन नए निशान बन रहे थे। उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा सम्मान रोज कमाया जाता है, लेकिन खोया एक ही बार जाता है। तब ये बात भारी लगी थी, आज सच लग रही थी। रात को राहुल देर तक जागता रहा। कमरे की खामोशी में उसे दिन के शब्द गूंजते सुनाई दे रहे थे। नमक, हिसाब, उधार, बोझ। उसने पहली बार सोचा कि अगर वो आज भी चुप रहा तो कल वो खुद को पहचान नहीं पाएगा। उसने तय किया कि वो कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई तमाशा नहीं बनाएगा, बस सच को परखेगा। नमक के बहाने शुरू हुआ हिसाब अब जिंदगी के बही खाते तक पहुंचने वाला था। अगली सुबह राहुल जल्दी उठ गया। पूरा घर अभी सो रहा था, लेकिन उसके भीतर रात भर जागता रहा एक सवाल अब साफ होने लगा था। उसने अलमारी खोली, वही नीचे रखे पुराने कागजों के फोल्डर को निकाला। वही फोल्डर जिसमें शादी के बाद के कुछ बैंक कागज, बीमा की रसीदें और एक संयुक्त खाते की पासबुक रखी थी। उसे याद आया कि शादी के बाद अनुपमा की माँ देविका जी ने कितना जोर देकर कहा था, आजकल पति पत्नी में कुछ अलग अलग नहीं होता, सब एक ही खाते में होना चाहिए। तब राहुल ने इसे भरोसे की निशानी समझा था, लेकिन आज वही भरोसा उसके हाथों में सवाल बनकर कांप रहा था। पासबुक पलटते हुए उसकी सांसें तेज हो गई। कुछ एंट्रियां ऐसी थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। बार बार बड़ी रकमें निकाली गई थी और नाम लिखा था घरेलू खर्च। राहुल का माथा ठनक उठा। इतना खर्च, और वो भी ऐसे समय में जब उससे रोज कहा जाता था कि घर का खर्च बहुत बढ़ गया है, थोड़ा कम करो। उसे याद आया कि कैसे कभी नमक ज़्यादा होने पर, कभी सब्जी महंगी लाने पर उसे ताना दिया जाता था। वो समझने लगा कि ये सिर्फ अपमान नहीं था, बल्कि एक तयशुदा कहानी थी उसे हमेशा कमतर दिखाने की। दोपहर में जब अनुपमा अकेली थी, राहुल ने बहुत संभल कर बात शुरू की। अनुपमा, ये जो हमारे ज्वाइंट अकाउंट से पैसे निकले हैं, क्या ये सब घर के लिए थे? अनुपमा एक पल के लिए चौंकी, फिर सामान्य होने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ, माँ ने कहा था कुछ जरूरी काम है। राहुल ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उसे वहाँ वो स्पष्टता नहीं दिखी जो सच्चाई के साथ आती है। सवाल छोटा था, लेकिन जवाब घुमा फिरा कर दिया गया था। उसी पल राहुल को एहसास हुआ, सच सिर्फ छुपाया नहीं जा रहा, उसे आदत बना लिया गया है। शाम को जब सास ससुर घर लौटे, माहौल फिर वही बनावटी सामान्यता का था, लेकिन आज राहुल सिर्फ सुन नहीं रहा था, देख भी रहा था। उसने देखा कि अनुपमा की माँ फोन पर किसी से कह रही थी, हाँ, पैसे आ गए हैं, चिंता मत करो। ये वाक्य राहुल के कानों में गूंजता रह गया। पैसे? कौन से पैसे? उसके भीतर की बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी।
क्या उसकी मेहनत की कमाई किसी और की जरूरतों का ईंधन बन चुकी थी? रात को राहुल देर तक सो नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा, अब वो भावनाओं के भरोसे नहीं जिएगा। उसे अनुपमा के प्यार पर शक करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना अब और भी खतरनाक लगने लगा था। उसने तय किया कि वो बिना शोर किए, किसी को बताए बिना हर लेन देन की सच्चाई तक जाएगा। अगर सच साफ है तो रिश्ता बचेगा, और अगर सच कड़वा है तो वो खुद को बचाएगा। उसे अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन बैंक में हुई एक छोटी सी बातचीत उसे ऐसे सच के सामने ला खड़ा करेगी जहां से लौटना आसान नहीं होगा। नमक से शुरू हुआ हिसाब अब नियंत्रण और लालच की गहराई में उतर चुका था, और राहुल उस गहराई की दहलीज पर खड़ा था। राहुल बैंक पहुंचा तो उसका दिल असामान्य रूप से तेज धड़क रहा था। ये डर का नहीं, उस सच का संकेत था जो सामने आने वाला था। काउंटर पर खड़े होकर उसने बस इतना कहा कि उसे अपने संयुक्त खाते की पूरी स्टेटमेंट चाहिए, पिछले 2 साल की। बैंक कर्मी ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, फिर स्क्रीन की ओर देखते हुए एक पल के लिए रुका। वही एक पल राहुल को बहुत लंबा लगा, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो और उसके पीछे छुपी चीज अब और देर तक छुपी नहीं रहने वाली हो। जब स्टेटमेंट प्रिंट होकर उसके हाथ में आई तो राहुल की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। हर दूसरी एंट्री के सामने एक ही नाम बार बार लिखा था, आरके इंटरप्राइजेज। रकम छोटी नहीं थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि ये नाम घरेलू खर्च की श्रेणी में दर्ज था। राहुल को याद आया कि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना था। दिमाग पर जोर डालते ही एक तस्वीर उभरी, अनुपमा के मामा का विजिटिंग कार्ड जिस पर यही नाम छपा था। उसके भीतर कुछ जोर से टूटा। घरेलू खर्च के नाम पर किसी रिश्तेदार के व्यवसाय में पैसे डालना, ये सिर्फ अनदेखी नहीं, सुनियोजित फैसला था। बैंक से निकलते हुए राहुल को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। बाहर खड़े होकर उसने पानी पिया, लेकिन गले की जलन कम नहीं हुई। उसने तुरंत अनुपमा को फोन नहीं किया। वो जानता था कि अभी सवाल पूछना सच को फिर से ढक देना होगा। वो चाहता था कि जब बात हो तो अधूरी नहीं पूरी हो। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनुपमा का नाम चमक रहा था। उसने कॉल नहीं उठाई। पहली बार उसने खुद को प्राथमिकता दी। घर लौटते समय राहुल ने देखा कि अनुपमा बार बार फोन देख रही है। उसकी बेचैनी साफ थी। राहुल के आते ही अनुपमा ने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन ये मुस्कान अब उसे साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने चेहरे पर नकाब कसकर बांध दिया हो। बैंक से आए हो? अनुपमा ने यूं पूछा जैसे ये एक सामान्य सवाल हो, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर तैर रहा था। राहुल ने सिर्फ हाँ कहा, ना आरोप ना सफाई, बस एक शब्द। वही शब्द कमरे में भारी होकर गिरा। रात को जब पूरा घर सो गया, राहुल ने पहली बार खुद से सच स्वीकार किया, ये सब अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे रचा गया खेल था, जिसमें उसका भरोसा सबसे आसान मोहरा था। उसे एहसास हुआ कि नमक खर्चता ने ये सब बस पढ़ते थी। असली कहानी तो पैसे के रास्ते लिखी जा रही थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अनुपमा इस कहानी में सिर्फ दर्शक नहीं, भागीदार थी। उस रात राहुल ने एक और फैसला लिया। वो अब सीधे सवाल नहीं करेगा, वो सबूत इकट्ठा करेगा। हर ट्रांजैक्शन, हर बातचीत, हर नाम, क्योंकि वो जान चुका था कि जब सच सामने आएगा तो सिर्फ रिश्ता नहीं हिलेगा, पूरा घर अपनी जगह से डगमगा जाएगा। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। टीवी बंद थी, रसोई की बत्तियां बुझ चुकी थी, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटा लेटा छत को देख रहा था, जैसे वहां लिखे जवाब पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसने महसूस किया कि अनुपमा धीरे से उठी है। उसने सोने का नाटक किया, क्योंकि अब उसे सवालों से ज्यादा सच्चाई की जरूरत थी। अनुपमा कमरे से बाहर निकली और थोड़ी ही देर में दबे दबे स्वर में फोन पर बात करने लगी। राहुल की सांसें अपने आप रुक गईं। ये वही आवाज थी, घबराई हुई जल्दी में, जो सच छुपाने की कोशिश करती है। मैंने कहा था ना
कुछ दिन रुक जाओ। अनुपमा की आवाज में झुंझलाहट थी। वो बैंक गया था। हाँ, मुझे नहीं पता उसे कितना दिखा कितना नहीं। अभी उससे कुछ मत कहना। ये शब्द राहुल के भीतर हथौड़े की तरह गिरे। अनुपमा जिस वो की बात कर रही थी वही आरके इंटरप्राइजेज का सिरा था। बात खत्म होते ही अनुपमा ने फोन काटा और पलटी, और ठीक उसी पल उसकी नज़र राहुल से मिल गई। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए जो डर चमका वही राहुल के लिए सबसे बड़ा सबूत था। राहुल ने कुछ नहीं कहा, ना सवाल ना आरोप। वो चुपचाप पानी पीने किचन की ओर चला गया। ये चुप्पी राहुल के लिए असहनीय थी। उसने पीछे पीछे आकर कहा, तुमने कुछ सुना क्या? राहुल ने बिना उसकी ओर देखे कहा, सच अपने आप सुनाई देता है। ये वाक्य किसी थप्पड़ की तरह नहीं बल्कि आईने की तरह था, जिसमें झूठ को अपनी शक्ल दिख जाती है। अनुपमा वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे लगा कि उसका नियंत्रण फिसल रहा है। अगले दिन घर का माहौल बदला बदला था। देविका जी की बातें और ज्यादा तीखी हो गई, जैसे डर को गुस्से में ढक रही हूँ। आजकल के मर्दों को बस शक करना आता है, उन्होंने ताना मारा। राहुल ने खाना शांति से खाया। नमक कम था या शायद अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जान चुका था कि नमक का हिसाब तो बस शुरुआत थी। असली हिसाब तो भरोसे का था, और भरोसा अब टूट चुका था, बस आवाज नहीं कर रहा था। दोपहर में राहुल ने एक और कदम उठाया। उसने अपने ईमेल और मोबाइल बैकअप खंगाले। पुराने मैसेजेस, बैंक अलर्ट्स और कैलेंडर की एंट्रियां सब धीरे धीरे एक ही दिशा दिखाने लगी। तारीखें मिल रही थी। जिन दिनों पैसे निकले उन्हीं दिनों अनुपमा के मामा शहर में थे। ये संयोग नहीं था, ये योजना थी। राहुल का सिर भारी हो गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता भी जन्म ले रही थी, जैसे धुंध हटते ही रास्ता दिख जाए। शाम को अनुपमा ने बात संभालने की कोशिश की। उसने नरमी ओढ़ ली, चाय लाई, हालचाल पूछा। राहुल ने देखा लेकिन पिघला नहीं। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई के सामने भावनाएं भी अभिनय बन सकती हैं। उसने तय कर लिया कि अब अगला कदम निर्णायक होगा। या तो सब कुछ साफ साफ रखा जाएगा, या वो इस घर से अपने सम्मान को साथ लेकर निकलेगा। बीच का रास्ता अब नहीं था। शाम के 7 बजे थे। राहुल ने पहली बार खुद तय किया कि बात अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं होगी। उसने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई, सबको बैठने को कहा। अनुपमा, देविका जी, आलोक जी और घर के 2 बुजुर्ग रिश्तेदार। उसके स्वर में ना गुस्सा था ना कपकपी, बस ठहराव था। वो जानता था कि अगर आज वो लड़खड़ा गया तो ये कहानी फिर किसी बहाने के पीछे छुपा दी जाएगी। अनुपमा की आंखों में डर साफ था, देविका जी के चेहरे पर पहले से तैयार आक्रोश, और आलोक जी की चुप्पी में असहजता। राहुल ने एक गहरी सांस ली और टेबल पर कागज रख दिए। बैंक स्टेटमेंट, तारीखें और नाम। मैं लड़ने नहीं बैठा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। देविका जी ने तंज कसा, घर के कागज लाकर घर की इज्जत उछालोगे? राहुल ने पहली बार सीधे जवाब दिया, इज्जत झूठ से नहीं सच से बचती है। फिर उसने शांत स्वर में बताया कैसे संयुक्त खाते से बार बार रकम निकली, कैसे घरेलू खर्च के नाम पर पैसे आरके इंटरप्राइजेज पहुंचे, और कैसे तारीखें अनुपमा के मामा के शहर आने जाने से मेल खाती रहीं। अनुपमा ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आलोक जी ने सिर झुका लिया। शायद पहली बार उन्हें भी एहसास हुआ कि ये बात दामाद की नहीं, भरोसे की है। अगर ये मदद थी तो मुझसे छुपा कर क्यों? ये सवाल किसी आरोप की तरह नहीं बल्कि चोट की तरह था। अनुपमा की आंखें भर आई। उसने कहा, मामा पर दबाव था, घर की मजबूरी थी। राहुल ने सिर हिलाया। मजबूरी साझा की जाती है, छुपाई नहीं जाती। उसी पल घर 2 हिस्सों में बंटता दिखा। एक तरफ वो सोच जो कहती है कि रिश्तों में सब जायज है, दूसरी तरफ वो सच जो कहता है कि भरोसे के बिना रिश्ता खोखला है। देविका जी का स्वर तेज हो गया, तुम्हारी कमाई से घर चला है तो थोड़ी सी मदद में इतना हंगामा? राहुल खड़ा हो गया। उसकी आवाज ऊंची नहीं हुई, लेकिन शब्द साफ थे। मदद और शोषण में फर्क होता है,
और आज मैंने शोर नहीं सीमा खींची है। उसने अनुपमा की ओर देखा। या तो हम सच के साथ आगे बढ़ेंगे या मैं अपने सम्मान के साथ वापस जाऊंगा। ये अल्टीमेटम नहीं, स्पष्टता थी। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर आलोक जी ने धीमे से कहा, गलती हुई है। ये वाक्य छोटा था पर भारी था। अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार अभिनय नहीं, डर था। राहुल का दिल भीग गया लेकिन वो पिघला नहीं। उसे पता था कि आंसू से कहानी नहीं बदलती, फैसलों से बदलती है। उसने कहा, मैं समय दूंगा सब ठीक करने का, पर अगर एक भी कदम फिर छुपकर उठा तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। रात गहरी हो गई। कमरे में कोई जीत नहीं थी, बस सच्चाई की थकान थी। राहुल अपने कमरे में गया, खिड़की खोली और पहली बार उसे लगा कि उसने खुद से झूठ नहीं बोला। वो जानता था कि अगला कदम रिश्ते को बचा भी सकता है और तोड़ भी सकता है, लेकिन अब फैसला धुंध में नहीं होगा। रात के 11 बज चुके थे लेकिन घर की दीवारों में नींद नहीं थी। हर कमरे में एक एक सवाल जाग रहा था। कौन सही है, कौन ज्यादा अपना है और सच की कीमत कौन चुकाएगा। अनुपमा अपने कमरे में बैठी थी, हाथों में वही कागज, बैंक स्टेटमेंट जिन्हें वो अब तक देखने से बचती रहती थी। आज उसने पहली बार उन्हें ध्यान से पढ़ा। हर तारीख उसके भीतर एक टीस बनकर चुभ रही थी। उसे समझ आने लगा कि ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक आदत बन चुकी थी, छुपाने की और राहुल की चुप्पी पर निर्भर रहने की। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर आज आंसू किसी और को दिखाने के लिए नहीं थे, वे खुद के लिए थे। ड्राइंग रूम में देविका जी आलोक जी के बीच धीमी लेकिन तीखी बहस चल रही थी। देविका जी का कहना था, घर बचाना है तो बात को दबाना पड़ेगा, जबकि आलोक जी पहली बार असमंजस में थे। उन्होंने थकी आवाज में कहा, दबाने से घर नहीं बचते, अंदर से खोखले हो जाते हैं। ये वाक्य घर की हवा बदल देने के लिए काफी था। सत्ता की आदतें टूटने पर शोर करती हैं। आज वही शोर दीवारों से टकरा रहा था। राहुल अपने कमरे में चुपचाप बैग पैक कर रहा था। कपड़े तय करते हुए उसके हाथ स्थिर थे लेकिन दिल भारी। ये पल किसी आवेग का नहीं था, ये वो कदम था जिसे उसने बहुत सोचकर तय किया था। उसने अनुपमा को समय दिया था और अब समय खत्म हो रहा था। बैग बंद करते हुए उसे याद आया कि कैसे इस घर में पहली रात उसने चुप्पी को समझदारी समझा था। आज वही चुप्पी उसे यहाँ से बाहर ले जा रही थी, पर इस बार हार कर नहीं, खुद को बचाकर। दरवाजे की चरमराहट सुनकर अनुपमा भागती हुई आई। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया, पहली बार बिना किसी योजना के। रुको, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने गलती की लेकिन मैं अब छुपाऊंगी नहीं। अगर मुझे चुनना है तो मैं सच को चुनती हूँ। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। आज वहां डर के साथ ईमानदारी भी थी। उसने धीरे से पूछा, सच चुनना मतलब क्या? अनुपमा ने जवाब दिया, मतलब मामा से पैसे वापस मांगना, ज्वाइंट अकाउंट अलग करना और माँ पापा को साफ कहना कि अब बिना पूछे कुछ नहीं होगा। ये बातें कहना आसान था, निभाना कठिन। उसी पल देविका जी वहां पर आ पहुंची। उन्होंने अनुपमा की ओर देखा और सख्त स्वर में कहा, घर की इज्जत को दांव पर मत लगाओ। अनुपमा ने पहली बार बिना झुके जवाब दिया, इज्जत छुपाने से नहीं, सही करने से बचती है। ये वाक्य घर के इतिहास में पहली बार बोला गया था और उसने सत्ता की जड़ हिला दी। माँ चुप हो गई। आलोक जी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने बोझ से मुक्त हो रहे हों। राहुल ने बैग नीचे रखा। उसने कहा, मैं रुकूंगा पर शर्तों के साथ, समयबद्ध कदम, लिखित पारदर्शिता और सम्मान। ये किसी सौदे की भाषा नहीं थी, ये रिश्ते की मर्यादा थी। अनुपमा ने सिर हिलाया। आंसू थम चुके थे। बाहर रात की हवा चल रही थी और पहली बार घर के भीतर भी थोड़ी हवा घुसी। सुबह का उजाला घर में आया लेकिन रात की बेचैनी अभी गई नहीं थी। अनुपमा सबसे पहले उठी। आंखों में नींद कम, संकल्प ज्यादा थे। उसने बिना किसी से बात किए फोन उठाया और अपने मामा को कॉल किया। आवाज में वही परिचित अपनापन नहीं था, आज उसमें दूरी और स्पष्टता थी। मामा, जो पैसे ज्वाइंट अकाउंट से गए हैं उनकी पूरी जानकारी चाहिए और हाँ, वापस करने की समय सीमा भी तय करनी होगी। उधर से कुछ पल चुप्पी रही, फिर बहाने आए।
व्यवसाय की मुश्किलें, रिश्तों का हवाला। अनुपमा ने पहली बार बीच में रोका। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, छुपाव से नहीं। काल कटते ही उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में झुकाव नहीं था। राहुल ये सब दूर से देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। ये अनुपमा की लड़ाई थी और उसे वही लड़नी थी। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था। देविका जी ने जानबूझकर कहा, आजकल घर के फैसले फोन पर होने लगे हैं। अनुपमा ने चम्मच रख दिया और शांत स्वर में बोली, घर के फैसले पारदर्शी होने चाहिए। ये जवाब घर की आदतों के खिलाफ था। आलोक ने नजर उठाई। पहली बार बेटी को ऐसे बोलते सुना और कुछ नहीं बोले। चुप्पी का पलड़ा आज बदल रहा था। दोपहर तक बैंक का मैसेज आया। ज्वाइंट अकाउंट में एक आंशिक रकम वापस जमा हुई थी। पूरी नहीं, लेकिन शुरुआत थी। अनुपमा ने राहुल को मैसेज दिखाया। राहुल ने सिर हिलाया, मानो कह रहा हो देखते हैं आगे। उसी समय देविका जी का गुस्सा फूट पड़ा। ये घर अदालत बन गया है क्या? अनुपमा ने संयम नहीं छोड़ा। न्याय घर से ही शुरू होता है माँ। शब्द साधारण थे पर असर गहरा। सत्ता को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब सामने वाला डरना छोड़ दे। शाम को अप्रत्याशित मोड़ आया। मामा खुद घर पहुंच गए बिना बताए। चेहरा कठोर, आवाज में शिकायत। ये सब बाहर की बातें घर में क्यों ला रही हो? अनुपमा ने कागज सामने रख दिए। स्टेटमेंट, तारीखें और एक साधारण सा लिखित समझौता जिसमें वापसी की शर्तें थी, क्योंकि बाहर की बातें घर के खाते से निकली थी। कमरे में खलबली मच गई। देविका जी ने विरोध किया, रिश्तों की दुहाई दी। राहुल पहली बार बीच में आया, शांत पर स्पष्ट। रिश्ते तभी बचते हैं जब नियम सबके लिए एक हो। मामा ने टालने की कोशिश की, लेकिन अब राह आसान नहीं थी। आलोक जी ने आखिरकार कहा, समझौते पर दस्तखत होंगे। ये वाक्य निर्णायक था। अनुपमा की आंखें भर आई। आज ये आंसू राहत के थे। अनुपमा ने महसूस किया कि वादे सिर्फ बोले नहीं गए, निभाए जा रहे हैं। फिर भी उसे पता था, एक दिन में चरित्र नहीं बदलता, निरंतरता बदलती है। रात को राहुल बालकनी में खड़ा था। हवा ठंडी थी, मन स्थिर। अनुपमा उसके पास आई और बोली, अगर मैं डगमगाऊं तो मुझे रोकना। राहुल ने जवाब दिया, मैं रोकूंगा नहीं, मैं साथ चलूंगा जब तक सच साथ चले। दोनों ने पहली बार एक ही दिशा में देखा। परीक्षा अभी बाकी थी, लेकिन रास्ता दिखने लगा था। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर कोई सांस रोक कर देख रहा हो कि आगे क्या होगा। अनुपमा ने सबसे पहले बैंक ऐप खोला। 10 बजे के आसपास फोन पर नोटिफिकेशन चमका। समझौते की दूसरी किस्त। रकम पूरी तो नहीं थी, लेकिन वादे के मुताबिक थी। अनुपमा की आंखें भर आई। ये जीत नहीं थी, पर दिशा सही थी। उसने बिना शोर किए राहुल को फोन दिखाया। राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये वही संकेत था जो कहता है, चल रहे हैं, लेकिन हर सीढ़ी पर कोई न कोई रुकावट इंतजार करती है। देविका जी ने इस प्रगति को हार की तरह लिया। दोपहर के खाने पर उन्होंने बात उछाली। बाहर वालों के सामने घर का हिसाब खोल दिया। अब इज्जत कैसे बचेगी? अनुपमा ने चुप्पी तोड़ी, पर आवाज में तल्खी नहीं थी। इज्जत हिसाब छुपाने से नहीं, भरोसा लौटाने से बचती है। ये वाक्य किसी चुनौती की तरह नहीं, किसी सिद्धांत की तरह रखा गया था। देविका जी ने पलट कर देखा। आज बेटी झुकी नहीं, डरी नहीं। शाम को देविका जी की आखिरी कोशिश सामने आई। उन्होंने अनुपमा को अलग ले जाकर भावनात्मक दबाव बनाया। पुराने एहसान, रिश्तों की दुहाई और समाज का डर। एक किस्त रुकवा दो, फिर सब ठीक कर देंगे, उन्होंने कहा। अनुपमा का दिल तेज धड़का, पर दिमाग साफ था। उसने पहली बार साफ मना किया। रुकवाना ही तो गलत था। ये ना घर की दीवारों से टकरा कर लौटा, और अनुपमा ने महसूस किया कि डर टूटते ही आवाज कितनी मजबूत हो जाती है। उसी रात राहुल ने एक छोटा सा लेकिन निर्णायक कदम उठाया। उसने ज्वाइंट अकाउंट को लिमिटेड ट्रांजैक्शन मोड में डाल दिया। दोनों की लिखित सहमति के बिना कोई निकासी नहीं। अनुपमा ने दस्तखत करते हुए कहा, ये ताला भरोसे पर है, शक पर नहीं। राहुल ने जवाब दिया, और चाबी सच के पास रहेगी। अगले दिन मामा का फोन आया। आवाज में खिसियाहट, लेकिन लहजा बदला हुआ था। किस्तें पूरी होंगी। अनुपमा ने शांत स्वर में तारीखें दोहराई। कोई धमकी नहीं, कोई रियायत नहीं। फोन रखते ही उसे एहसास हुआ
कि उसने सिर्फ पैसे नहीं, अपनी आवाज़ भी वापस ली है। राहुल ने ये सब देखा और भीतर कहीं एक गांठ खुलती चली गई। रात को दोनों बालकनी में बैठे थे। शहर की रोशनी धूल चमक रही थी। अनुपमा ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर डगमगा ना जाऊं। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। अगर कभी लगे कि फिसल रहे हैं तो हम रुकेंगे और फिर साथ चलेंगे। ये वाक्य किसी वादे से बड़ा था। ये साझेदारी की घोषणा थी। अंतिम किस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, घर के भीतर का दबाव उतना ही गाढ़ा होता जा रहा था। ये दबाव पैसे का नहीं था, बल्कि नियंत्रण खोने का था। माँ को अब साफ दिखने लगा था कि बेटी हाथ से निकल चुकी है, डर के घेरे से बाहर और सच के साथ खड़ी। उसी शाम उन्होंने आखिरी दांव चला। रिश्तेदारों को बुलाया गया, बैठक सजाई गई और बात को परिवार की इज्जत के नाम पर मोड़ने की कोशिश की गई। एक किस्त और रुकवा दो, माँ ने फिर कहा। सब शांत हो जाएगा। अनुपमा कुछ पल चुप रही। कमरे में सबकी निगाहें उसे पर थी, जैसे फैसला उसी की सांसों पर टिका हो। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, शांति तब आएगी जब सच पूरा होगा। अधूरा सच फिर से झूठ बन जाता है। रिश्तेदारों ने तरह तरह की सलाहें दी। अनुपमा ने हर सलाह सुनी, लेकिन पहली बार किसी से अनुमति नहीं मांगी। उसने बस इतना कहा, त्याग तब सुंदर होता है जब स्वेच्छा से हो, दबाव में नहीं। राहुल अब तक चुप था। उसने देखा कि बात भावनाओं से आगे बढ़कर फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटने की कोशिश कर रही है। वो खड़ा हुआ और बोला, ये मामला अब पैसे का नहीं, सीमा का है। अगर आज हमने सीमा नहीं खींची तो कल कोई और मजबूरी खड़ी कर दी जाएगी। ये वाक्य कमरे में गिरते ही बहस रुक गई। आलोक जी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वर्षों की आदतों का बोझ साफ था। फिर उन्होंने वो कहा जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, अंतिम किस्त तय तारीख पर आएगी। ये फैसला होते ही देविका जी का विरोध खुलकर सामने आ गया। उन्होंने आरोप लगाए, तुमने घर तोड़ दिया, तुमने सबको हमारे खिलाफ कर दिया। अनुपमा की आंखें भर आई, लेकिन आवाज नहीं टूटी। मैंने घर नहीं तोड़ा, उसने कहा। मैंने घर को झूठ से बचाया। ये वाक्य उसके भीतर की यात्रा का निचोड़ था। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। खामोशी में समर्थन सबसे मजबूत होता है। रात गहरी हो गई। रिश्तेदार लौट गए, पर घर की दीवारों में बहस की गूंज रह गई। अनुपमा कमरे में बैठी थी। राहुल ने पानी दिया और कहा, आज तुम अकेली नहीं थी। अनुपमा ने धीमे से कहा, अगर तुम साथ ना होते तो मैं शायद फिर झुक जाती। राहुल ने जवाब दिया, साथ होना झुकने से बचाता है हमेशा। सुबह का सूरज नए सवाल लेकर नहीं आया, बल्कि एक तय दिशा लेकर आया। अनुपमा ने बैंक ऐप खोला। नोटिफिकेशन चमका। पूरी रकम आ गई तय तारीख पर। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फोन राहुल की ओर बढ़ा दिया। राहुल ने बस देखा, मुस्कुराया नहीं, क्योंकि ये जीत मुस्कान की नहीं बल्कि संतुलन की थी। दोनों ने बिना बोले समझ लिया कि आज कोई जश्न नहीं होगा, आज सिर्फ आगे की जिंदगी तय होगी। घर में ये खबर पहुंची तो प्रतिक्रिया अलग अलग थी। आलोक जी ने राहत की सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। देविका जी ने कुछ नहीं कहा। चुप्पी कभी कभी स्वीकार होती है। अनुपमा ने किसी को नीचा नहीं दिखाया, ना कोई ताना मारा। उसने बस इतना कहा, अब आगे सब कुछ पारदर्शी रहेगा। दोपहर में राहुल और अनुपमा बालकनी में बैठे थे। शहर की आवाजें नीचे बह रही थी और ऊपर हवा साफ थी। अनुपमा ने धीरे से कहा, मुझे डर था कि सच बोलने से सब टूट जाएगा। राहुल ने जवाब दिया, टूटता वही है जो झूठ पर खड़ा हो। दोनों हंसे हल्के से, जैसे लंबे समय बाद किसी ने कंधों से बोझ उतार दिया हो। ये हंसी वादा नहीं थी, ये सही यात्रा का संकेत थी। शाम को देविका जी ने पहली बार बिना ताने चाय दी। अनुपमा ने धन्यवाद कहा। रिश्ते ठीक होने में समय लेते हैं, पर दिशा बदलते ही रास्ता आसान लगता है। राहुल ने महसूस किया कि घर अब अदालत नहीं रहा, वो सीखने की जगह बन रहा है। गलतियां होंगी पर छुपेंगी नहीं, यही फर्क था। कुछ हफ्तों बाद दोनों ने एक नया नियम जोड़ा, हर महीने बैठकर हिसाब और भावनाएं दोनों साझा करेंगे। अनुपमा बोली, अगर मैं कभी डगमगाऊं
राहुल ने बात पूरी की तो हम रोकेंगे। ये रोकना पीछे जाना नहीं था, ये संभालना था। उन्होंने समझ लिया था कि सम्मान रोज के छोटे फैसलों से बनता है। रात गहरी थी, सब सो रहे थे, लेकिन देविका जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, वही कमरा जहां कभी फैसले होते थे, हुक्म चलते थे। आज वहां सिर्फ यादें थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने हर बात को घर की इज्जत के नाम पर दबाया, कैसे दामाद की चुप्पी को उसकी कमजोरी मान बैठी। आज जब सब कुछ शांत था तो उस शांति में उनका अपना मन सबसे ज्यादा शोर कर रहा था। उन्होंने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में इज्जत बची थी या बस उसका नियंत्रण। आज बहुत समय बाद उन्होंने चाय बनाई। ये बात घर में छोटी लग सकती थी, पर उनके लिए ये बहुत बड़ी थी। उन्होंने कप अनुपमा के सामने रखा और कुछ सेकंड चुप रही। शब्द नहीं निकले तो निगाहें झुका ली। अनुपमा समझ गई, कुछ माफिया आवाज नहीं ढूंढती। उसने कप लिया, धन्यवाद कहा और पहली बार किसी दीवार को गिरते महसूस किया। राहुल ये दृश्य दूर से देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि इंसान बदलता है तो धीरे धीरे, पर बदलता जरूर है। उस दिन देविका जी ने किसी को ताना नहीं दिया, कोई आदेश नहीं, कोई उलाहना नहीं, बस काम किया और बीच बीच में चुप रही। ये चुप्पी अब डर की नहीं थी, ये स्वीकार की चुप्पी थी। अनुपमा ने महसूस किया कि कभी कभी रिश्ते ठीक करने के लिए लंबी बहस नहीं, बस ईमानदार थकान चाहिए। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह अनुपमा और राहुल छत पर खड़े थे। अनुपमा ने धीमे से कहा, अगर उस दिन तुम बैग लेकर ना निकले होते तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। राहुल ने जवाब दिया, और अगर तुम सच ना चुनती तो मैं रुकता नहीं। दोनों मुस्कुराए। ये मुस्कान जीत की नहीं, समझ की थी। नीचे रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। देविका जी और आलोक जी साथ काम कर रहे थे। ये देख अनुपमा की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वर्षों बाद घर सांस ले रहा हो। उसने समझ लिया कि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ईमानदार हो सकते हैं, और ईमानदारी से भरा घर ही टिकता है। नाश्ते की मेज पर किसी ने पुराने किस्से नहीं छेड़े, कोई हिसाब नहीं, कोई डर नहीं, बस साधारण बातें। राहुल ने महसूस किया कि यही सामान्यता सबसे बड़ी उपलब्धि है। अनुपमा ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।